गगड़ियों, आंदोलन कोई साधारण सी लकीर नहीं है जो खींच दी जाए। एक आंदोलनकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बहुत गूढ़ अध्ययन। आंदोलनकारी जिनको आप सड़क में चलता फिरता देखते हैं, जो और जो समाज में परिवर्तन की बात करते हैं, वो गूढ़ अध्ययनकारी होते हैं। उनको मार्क्सवाद का भी उतना ही अध्ययन होता है जितना पूंजीवाद का। वो वर्तमान दौर के जो राजनीतिक तौर तरीके हैं, संगठन हैं, उनका भी पूरा का पूरा अध्ययन रखते हैं, तभी वो एक सफल आंदोलनकारी माने जाते हैं। इधर जो नए किस्म के आंदोलनकारी सामने आ रहे हैं, छोटी छोटी समस्याओं को पकड़ लेते हैं और जिंदाबाद, मुर्दाबाद, धरना प्रदर्शन, कहीं कहीं छोटे मोटे 3-4 2 दिन के आमरण अनशन। पर आमरण अनशन भी बड़े विचित्र कि आप आमरण अनशन में बैठे हैं, पुलिस वाले आते हैं, आपको उठा के ले जाते हैं, हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, ग्लूकोज इत्यादि चढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं। तो वो सब चीजें देखकर लगता है कि एक बहुत बड़ा भटकाव फैल रहा है। मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहूंगा। बात है 1992 की। 1992 में उत्तराखंड में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का बड़ा नाम था और संघर्ष वाहिनी के लोग आंदोलनकारी हुआ करते थे और संघर्ष वाहिनी राजनीतिक संगठन नहीं था। पीसी तिवारी आंदोलनकारी साथी मजबूत स्तंभ हुआ करते थे किसी भी आंदोलन के। तो उन्होंने आर के धाम में मेरे से कहा, रमेश, दानपुर को थोड़ा समय देना होगा। मैं पूछा क्यों? तो बोले नहीं, वहां राजनीतिक चेतना की जरूरत है और एकल राजनीतिक दलों का जो आतंक है उससे लोगों को बाहर निकालना होगा। मेरी बात समझ में आई थी और मैं 92 में जब कपकोट आया, झूनी खलझूनी तक गया, जब गोविना तक का सफर किया, इधर बदियाकोट, कुंवारी, उसी दौर में कुंवारी से होता हुआ मैं देवाल से फिर ग्वालदम होता हुआ अल्मोड़ा तक पहुंचा। और इस लंबे दौरे को करने के बाद मैं फिर पीसी तिवारी के पास बैठा, लंबी बातचीत हुई, फिर तय हुआ कि हम थोड़ा लंबा समय कपकोट को दिया जाए। फिर जब मैं कपकोट आया, क्योंकि मेरा गांव कपकोट विकासखंड में ही नाकुरी पट्टी में पचार है, इसलिए कपकोट मेरे लिए प्रदेश नहीं था, अपने ही विकासखंड का एक गांव था। पचार क्योंकि एक प्रख्यात नाम रहा है गांव में, तो सम्मान भी उस गांव का जगह जगह गांव में मिल जाता था। उस दिन देखने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि कपकोट में तो बोलने पर मनाही है। इस मनाही का जो औजार था, किसी को चुप कराना है तो 2-4 शराबियों को शराब पिला के छोड़ दो, वो हल्ला गुल्ला करते थे, एक डर का माहौल बन जाता था। कुछ दिन अध्ययन करने के बाद हम लोग इस नतीजे में पहुंचे कि संघर्ष वाहिनी का नाम और अल्मोड़ा जिला मुख्यालय, क्योंकि तब बागेश्वर जिला नहीं था, अल्मोड़ा जिला हुआ करता था, तो अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में हम लोगों की उपस्थिति का डर इन लोगों में बैठाया जा सकता है जो एकल अधिकार के रूप में यहां मौजूद है और राजनीतिक चेतना को विकसित नहीं होने देना चाहते। 2-3 पदयात्राएं और की, लोगों से संपर्क किया। इस दौर में एक नौजवान साथी जो अब नहीं है, बहुत नौजवानी में ही उनका स्वर्गवास हो गया था, उमेश जोशी, जो छात्र हुआ करते थे, पान की दुकान चलाता था और स्टूडेंट भी था। उसके साथ उठना बैठना और उससे बातचीत जो हुई, तब कुछ छात्र सामने आए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि हम छात्रों के सहारे पूरी की पूरी एक राजनीतिक चेतना का विकास कर सकें। फिर एक ही रास्ता बचता था कि गैर कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और उसमें भी सभी कांग्रेसी नहीं, लेकिन कुछ कांग्रेसियों का एक दबदबा था ही, कि गैर कांग्रेसियों से बातचीत की जाए। इस सब जद्दोजहद में 1993 लग गया। फिर कुछ नाम मैं यहां लूंगा ही, बिशन सिंह गड़िया,
हम बिसनदारी कहा करते थे, उनसे बातचीत हुई। तब हम 2 ही लोग थे। फिर ये बातचीत के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा अखबारों में लिख देते थे गेरुए रंग से और चिपका देते थे। तो उसका असर ये हुआ कि फिर हमारे साथ असो गांव के कुछ नौजवान जुड़े, जिसमें ठेकेदारी करते थे विक्रम शाही और विक्रम शाही के बड़े भाई साहब। फिर हम हो गए 3 लोग। प्रताप मेहता नौजवान ताकतवर इंसान, दबंग किस्म का लड़का, वो भी फिर हमारी टीम में जुड़े। अब हमारी संख्या करीब 10-12 हो चुकी थी। तो फिर एक मीटिंग बुलाई, तो उसमें चौंकाने वाला था कि ये 10-12 लोग जब हम बैठे, एक मीटिंग की, दूसरी और तीसरी मीटिंग में करीब 30-40 लोग अगर मौजूद थे, तो हमने उसका पूरा फायदा उठाने की बात कही गई। 62 बिंदुओं का एक मांग पत्र तैयार हुआ, जिसमें स्कूल भी थे, इंटर कॉलेज भी थे, पुल थे, बहुत सारे सड़कें थी, भ्रष्टाचार के कार्यक्रमों की जांच थी, पानी की योजनाएं थी, नहरें थी, बहुत सारी योजनाएं। वो मांग पत्र बना और एक आंदोलन की घोषणा कर दी गई कि फलानी तारीख तक अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगे पूरी नहीं होनी थी, हम जानते थे। धरना प्रदर्शन की तारीख आई, धरने में बैठ गए। धरना शुरू होने के बाद आती है आपकी असल परीक्षा कि आप किस शालीनता से, किस शांति के साथ, किस तरीके से विपक्ष जो आपके खिलाफ आएगा, सत्ता पक्ष, उसको संभालेंगे, उसको कमजोर करेंगे, उसको हराएंगे। और जो जनता आपकी ओर टकटकी लगाई देख रही है, उस टकटकी को जनता के विश्वास में कैसे बदलेंगे, ये बहुत गंभीर समय होता है। करीब 15 दिन के धरने के बाद हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके थे। वो संख्या गांवों के हिसाब से हो चुकी थी, यानी कर्मी के लोग हमारे साथ थे, बदियाकोट के लोग हमारे साथ थे, कुंवारी के लोग हमारे साथ थे, शायद 1-2 लोग बाछम के भी थे, सुराग के भी थे, इधर गोबिना के भी लोग 1-2 लोग हमारे साथ थे, सामा के 1-2 लोग हमारे साथ थे, पनियाली के थे। महलगांव घाटी का मेरे को याद है कि उस साइड से लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उनका समर्थन हमारे साथ था। भनार हमारे साथ थे। इधर तल्ला दानपुर का जो कनलगढ़ घाटी थी या तल्ला दानपुर था, पूरा का पूरा बिचला दानपुर, मल्ला दानपुर, धीरे धीरे करके गांव गांव हमारे साथ जुड़ने लगे थे। गांव जुड़ने का मतलब ये हमारी उपलब्धि थी, लेकिन चिंता भी, क्योंकि जैसे जैसे गांव हमारे साथ जुड़ रहे थे, वैसे वैसे कांग्रेस का जो एक तंत्र था, क्योंकि तब सरकार में कांग्रेस हुआ करती थी और एक छत्र राज्य था, तो कांग्रेस का जो तंत्र था वो हमारे खिलाफ सीधे सीधे खड़ा होने लगा। 15 दिन के बाद आंदोलन करने का नहीं, बहुत दिन हो गया, अब इसको क्रमिक अनशन में बदलना होगा। मैं जानता था कि ये स्थिति आएगी। कुछ बातचीत के बाद, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, लेकिन कुछ बातचीत के बाद तय हुआ कि 24 घंटे का क्रमिक अनशन होगा, कि हमारा 1 या 2 लोग आएंगे, वो 10 बजे से दूसरे दिन 10 बजे तक बैठेंगे, और इस पूरे दौर में यही था कि वो सिर्फ पानी पिएंगे, चाय नहीं, कुछ नहीं। और इस प्रकार से धरना क्रमिक अनशन में तब्दील हो गया। अति उत्साही नौजवान हमारे बीच में थे। गोविंद गोरिल्ला इस बीच में एक मजबूत साथी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आंदोलन के साथ जुड़ चुके थे। और गणेश उपाध्याय, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते थे, और मैं भी चाहता था कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, इसलिए मैं प्रेस नोट बनवाने का काम उनसे करवाया करता था, और धीरे धीरे वो प्रेस नोट में दक्ष भी हुए। गोविंद गोरिल्ला अद्भुत किस्म का साथी, ऊर्जा से सरोबार। 15 दिन का टाइम बीता था क्रमिक अनशन का, तो उनका नहीं, अब हम आमरण अनशन करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय था, जिसमें हमें आंदोलन के साथियों को बहुत समझाना था। तब शायद मैंने पहली बार बहुत गंभीरता से आंदोलनकारियों के बीच में सवाल रखे कि निश्चित रूप से हम अपने आंदोलन को आमरण अनशन में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन क्या आप लोग आमरण अनशन का अर्थ जानते हैं? कोई कुछ नहीं बोला। मैंने समझाना का प्रयास किया, और लोगों की समझ में आया। उनका आमरण अनशन का अर्थ होता है कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा,
मैं सब कुछ त्याग दूंगा और मरने तक त्याग दूंगा यदि मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी मांगे नहीं मानी गई। फिर समझाया मैंने उनको, मैंने कहा अगर हम आमने सामने बैठे हैं, पुलिस आती है और जबरदस्ती उठा के ले जाती है तो फिर आपके आमने सामने को तो उन्होंने उठवा दिया। अब किस स्थिति में हम अपने लोगों को उठने देंगे? लोग मेरी ओर टकटकी लगाए तो मैंने बताया एक ही तरीका है, 309 आत्महत्या के प्रयास। यदि पुलिस आमरण-अनशनकारी के पास यह वारंट लेके आती है कि आप आमरण-अनशन कर रहे हैं, आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं और हम आपको मरने नहीं दे सकते, इसलिए हम आपको वारंट बनाकर गिरफ्तार करने आए हैं, तो हम जाने देंगे। तालियां बजी, सबने स्वीकार किया। तय हुआ कि हम तब तक किसी भी आमरण-अनशनकारी को नहीं उठने देंगे जब तक हम नहीं लगेगा कि वो विधिवत रूप से उठाया जा रहा है, और कोशिश होगी कि हम मरने तक बैठेंगे। सबसे पहले जो आमरण अनशन में बैठे थे गोविंद गोरेला, जिद कर दी नहीं मैं बैठूंगा। उत्साही, बहुत उत्साही, बहुत उत्साही आमरण अनशन में बैठे। अब यहां मेरी स्थिति काफी गंभीर थी और जो अल्मोड़े से मेरे पास जवाब आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि ठीक है, वारंट बनने के बाद ही उठने देना, लेकिन यदि लगे स्थिति गंभीर है तो उनको उठाने की व्यवस्था करना। एक आंदोलनकारी होने के नाते मैं बहुत गंभीरता से सबको समझ रहा था, सोच रहा था। और इस पूरे दौर में मैंने कुछ किताबें पढ़ी। मैंने भगत सिंह पढ़ा वही आंदोलन के दौरान, मैंने चे गुलाबी उसी समय बहुत तरीके से पढ़ा, मार्क्सिक गोरकी की कई किताबें उस दौर में पढ़ी आंदोलन के साथ ही साथ। ये सारी किताबें मुझे पीसी तिवारी भेज दिया करते थे अल्मोड़े से, या फिर लखनऊ से भी कुछ किताबें मेरे पास आई। उस दौर में कार्ल मार्क्स का अध्ययन करने का भी एक मौका मेरे को मिल रहा था, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक धरने में बैठना हुआ करता था। 8 दिन के बाद जब लगा कि 8 दिन तक कि गोविंद भाई अब उठने लायक नहीं है। मैं यहाँ एक चीज और जोड़ दूं, आमरण अनशनकारियों को क्या होता था कि आज अगर कोई आमरण अनशनकारी बैठ गया है तो एक दिन तक तो हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती थी। सुबह 10 बजे अगर बैठा है तो रात को 11-12 बजे तक बहुत परेशानी नहीं होती थी। लेकिन 12 बजे के बाद यदि वो लघु शंका भी जाता था तो उसको स्पष्ट निर्देश थे कि वो अंदर से दरवाजा बंद नहीं करेगा, ताकि थोड़ी भी शंका होने पर हम अंदर जा सकें। और सबसे बड़ी बात आमरण अनशन में जो की जाती है वो यही कि शौचालय अनशन स्थल के बहुत नजदीक बना दिया जाता है, ताकि अनशनकारी लघु शंका, क्योंकि 1-2 दिन के बाद तो फिर दीर्घ शंका का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो लघु शंका जा सके, क्योंकि पानी तो अनशनकारी पीते थे। एक स्थिति जब आई कि फिर गोविंद भाई शौचालय तक जाने की स्थिति में भी नहीं रहे, तो जब पानी कम करने लगे तो प्रशासन के लोग आए, हमने कहा नहीं आप वारंट लाइए, उठा लीजिए। फिर सहमति यही हुई कि आप आमरण अनशनकारियों को अगर बिना वारंट के उठाएंगे तो हम नहीं उठने देंगे, ये संकल्प है। लेकिन यदि आप वारंट लाएंगे और वो भी उन धाराओं में जो धाराएं जायज हैं तो कोई बात नहीं, हम फूलों की माला पहनाएंगे आंदोलनकारी के गले में और आपको ले जाने देंगे। यही हुआ। हमारे पहले आंदोलनकारी के रूप में गोविंद गोरेला, कपकोट के तब नौजवान क्रांतिकारी साथी, अनशन पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे। और जब उनको उठाया गया, सुबह का टाइम था, तो हिम्मत सिंह मार साहब कर्मी के वो बहुत गुस्से में आए कि मेरे को क्यों नहीं उठाया, जो आप उनको ले जाया जा रहा था। हिम्मत सिंह मार साहब अब नहीं है श्लोक में, लेकिन एक बहुत अच्छे आंदोलनकारी हुआ करते थे और आंदोलन स्थल पर एक मजबूत स्तंभ के रूप में मिलते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीच बीच में पूरी खाने के बहाने, त्योहारों के बहाने गांव चले जाते थे, वो अलग लोग थे, लेकिन सहयोग उनका भी पूरा था। गोविंद गोरेला को जब उठाया गया तो वे उठने के बाद करीब 2.5 महीने तक जेल में रहे। ये नहीं कि आपको उठा के ले गए हॉस्पिटल ले जाके छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि वारंट हम लोगों ने देख लिया था। आत्महत्या के प्रयास का वारंट था 309।
फिर दूसरे अनशनकारी को बैठाया गया, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। करीब पहले आमरण अनशनकारी के रूप में गोविंद भाई अगर 2.5 महीने तक जेल में रहे, तो अंतिम आमरण अनशनकारी के रूप में जो कार्यकर्ता, जो क्रांतिकारी साथी जेल गए, वो 6 या 7 दिन तक जेल में रहे। यानी न्यूनतम 6-7 दिन से लेकर अधिकतम 2.5 महीने तक करीब 27 क्रांतिकारी अल्मोड़ा की जेल में भरे गए। यानी हम आमरण अनशन के रूप में जेल भरो आंदोलन चला रहे थे। नारा एक ही था, इनकलाब जिंदाबाद, गर्व से कहो कि हम गणपुरीय हैं, यही नारा था और कुछ नहीं। लेकिन मकसद जो था, आंदोलन था, अनशन था, हम जानते थे। इतनी संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें मालूम था कि ये 60-62 मांगों को मनवाने के लिए अगर हम अपने तरीके से थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो लखनऊ कुछ घंटे में मान जाएगा। लेकिन जो मकसद था वो था राजनीतिक चेतना का विकास, कि एक ऐसी राजनीतिक चेतना का विकास जो बदलाव की लड़ाई में काम आए। अब क्योंकि राज्य आंदोलन भी धीरे धीरे रिदम पकड़ रहा था, 93-94 तक राज्य आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से रिदम पकड़ने लगा था। तो उस दौर में एक अच्छा आंदोलन हुआ। मेरे को मालूम है कि बहुत सारी धाराओं पर मेरे ऊपर मुकदमे थे। मैं दिन भर आंदोलन स्थल पर रहता था और रात को भूमिगत हो जाता था। एक बार तो विक्रम साई के दुकान में हम लोग बैठे थे, उनका मकान असों में था। पटवारी कानून को बहुत से लोग पकड़ने के लिए आए। विक्रम के बड़े भाई वहीं खड़े थे। मुझे जैसे ही शक हुआ तो वहां एक छोटी सा खिड़की जैसा था, उसको मैं निकल गया। विक्रम के भाई समझ नहीं पाए मैं कहाँ गया। 15-20 मिनट बाद जब कानून को तहसीलदार चले गए कपकोट की ओर, तो मैं आया। उनका क्या हुआ, अरे तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा कहीं नहीं, आप ही के साथ था। खैर, ये सब आंख मिचौली आंदोलन में चलती रहती थी। अब मैं नहीं चाहता था कि 16-17 मुकदमे जो मेरे पर उनको लेकर गिरफ्तार हो जाऊं तो आंदोलन टूट जाए, नहीं। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का जो विकास था वो उस दिन मैंने देखा जिस दिन वार्ता के लिए जिलाधिकारी आर.के. सिंह कपकोट आंदोलन स्थल पर पहुंचे। और बहुत टेक्निकली वे सुबह 8-8:30 बजे कपकोट पहुंच गए थे। और वो एक सामाजिक संस्था है, मैं नाम नहीं लूंगा, दिन में काफी देर वहां रहे, उन लोगों से बातचीत की और लौटते समय गाड़ी से उतरे और पूरा तामझाम उनके साथ था। पुलिस भी थी, पीएससी भी थी। बोले मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बताइए आपकी क्या मांग है, 2 मिनट में अपनी बात बताइए। मैं वहीं बैठा हुआ था। एक छोटा सा पर्चा जो मांग पत्र हमारा था वो निकाला। मैंने कहा सर आपके पास कितना टाइम है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा टाइम ये खत्म हो गया। और वो पर्चा मैंने उनको पकड़ा दिया। उन्होंने गौर से देखा। वो तब तक मेरे को पहचाने नहीं थे, क्योंकि आर.के. सिंह को हमने तब मदद की थी, ओली के लिए रोप वे आदि जा रही थी और हम लोग टिहरी डैम के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और बड़ी गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। लेकिन जब हमें लगा कि ओली में विकास के लिए कुछ ले जा रहे हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम के लोग, तो हम लोगों ने उन गाड़ियों को जाने दिया था। और ओली के लिए जो रोप जा रही थी उसके लिए हमने रास्ते बंद नहीं किए थे। लेकिन आर.के. सिंह साहब मेरे को तब तक नहीं पहचाने थे। खैर, आर.के. सिंह जब वो पर्चा पढ़ने लगे तो मेरे हाथ में रिको की एक घड़ी हुआ करती थी। ठीक 2 मिनट बाद मैंने कहा सर आपका 2 मिनट पूरा हो चुका है, कीमती टाइम है, आप जा सकते हैं। तो थोड़ा मेरी ओर देखे। मेरे को लग रहा था कि अंदर से वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी को यही तो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके हाव भाव दूसरा ना समझ सके। है करीब 1 घंटा आर.के. सिंह वहां रहे। जब उन्होंने हमारी बातें सुनी, पूरे कपकोट को समझा, स्थिति को जाना और वहां राजनीतिक चेतना किस तरीके से विकसित हुई है पूरे दौर में 1-2 महीने के अंदर, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जल्दी आप लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचाऊंगा। हम कुछ नहीं बोले। खैर, यह आंदोलन था। एक दौर में आंदोलन समाप्त हुआ और आंदोलन जब समाप्त होता है तो सबसे पहले मुकदमे वापिस होते हैं, जेल के साथी छूटते हैं, तब मुद्दे होते हैं। और मैं आज भी बताऊं कि जो हमारी 62 मांगे थी वो सब की सब पूरी हो। वो मांगे क्या थी? स्कूल दे दो, शिक्षक दे दो,
रास्ता दे दो, खड़ंजे दे दो, पुल दे दो। जो एक योजना आयोग की सतत विकास की प्रक्रिया थी, जो वहां तक नहीं पहुंचने दी जा रही थी दानपुर तक, वो हम लोगों ने मांगी थी। 93 के बाद 95 में जब हम लोगों ने एनालिसिस किया आंदोलन का, तो मालूम पड़ा कि और सारी मांगे तो पूरी हो गई हैं, लेकिन कपकोट से कर्मी और कपकोट से बदियाकोट वाली रोड जो सौंग होती हुई जानी थी, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती। फिर यहां हमारे आंदोलन के जो साथी करन्याल जी, स्वरूप सिंह करन्याल, उनसे बातचीत हुई। जब स्वरूप सिंह करन्याल से इस विषय में बातचीत करें तो तेज सिंह करन्याल काफी क्रांतिकारी साथी और सोचने समझने वाला साथी, एक तय हुआ कि जो आंदोलन कपकोट में हुआ वही कर्मी में होगा। इधर कपकोट आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि जिस दौर में 92-93 के दौर में जब हम कपकोट में आंदोलन कर रहे थे, तब एक फैशन था कि जो आंदोलन होगा वो जिला मुख्यालय में जाकर होगा, जिला मुख्यालय। और हम इस बात को मान के चलते थे कि गांव का आंदोलन अगर विकास खंड में आ जाए तो खत्म हो जाएगा, विकास खंड का आंदोलन यदि तहसील या जिला मुख्यालय चला जाए तो खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब हमारा आंदोलन गांव का आंदोलन नहीं था, विकासखंड मुख्यालय पर विकासखंड स्तर का आंदोलन था। इसलिए हम चाहते थे कि आंदोलन विकासखंड स्तर पर ही चले। और फिर 1995 में जो आंदोलन हमने शुरू किया, ये नवंबर के महीने की बात होगी, 95 जाड़े शुरू हो चुके थे, तो वो हमने कर्मी गांव के अंदर किया। सब कुछ प्रक्रिया हुई थी और वहां जो पहले आमरण अनशनकारी बैठे और जेल गए वो तेज सिंह दानू थे। तेज सिंह बहुत बड़े आंदोलनकारी साथी हमारे हैं, अभी भी जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। हिम्मत सिंह मासा वहां भी एक रीढ़ की हड्डी की तरह से उस आंदोलन में साथ थे। बहुत सारे लोग वहां भी करीब 20 से अधिक लोग जेल गए। पहला साथी जो जेल गया वो करीब 1.5 महीने जेल में रहा और अंतिम साथी जो जेल गया वो 7-8 दिन जेल में रहा। यानी जो जेल भरो था वो वही था, सिर्फ कि हम आमरण अनशन में बैठेंगे, हाँ अगर हमको प्रशासन उठाने आएगा तो वारंट लेके आएगा और वारंट भी उन धाराओं में लाएगा जो धाराएं जायज होती हैं। प्रशासन बात मानता था, मालाएं डालते थे, आमरण अनशनकारी जेल जाते थे, नए अनशनकारी बैठ जाते थे। और उसकी एक सूत्री मांग थी, कपकोट से कर्मी तक की 18 किलोमीटर की रोड और 40 किलोमीटर की सड़क जो थी वो थी कपकोट से, ये सौंग से आगे बनती थी, लोहार खेत होते हुए, कर्मी होते हुए बदियापुर तक। इन दोनों रोडों को हम विकास के लिए पैसों की मांग नहीं कर रहे थे, हम तो इनको वन संरक्षण अधिनियम से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन असल मकसद था राजनीतिक चेतना का विकास। इन दोनों आंदोलनों को हम जीते और जो असल मकसद था राजनीतिक चेतना का विकास वो दिखाई दिया, क्योंकि उसके बाद कपकोट क्षेत्र में जो एकाधिकार एक राजनीतिक दल का हुआ करता था वो समाप्त हुआ। और कपकोट में जब ये राजनीतिक एकाधिकार समाप्त हुआ तो उसका असर नागपुरी क्षेत्र में भी गया, कमस्यार क्षेत्र में भी गया, बागेश्वर क्षेत्र तक वो असर पहुंचा। सच ये है कि उसके बाद कांग्रेस वहां से सीट निकालना मुश्किल हो गई थी और अभी तक वो राजनीतिक चेतना वहां विकसित है, लेकिन अब चीजें बिगड़ चुकी है। इस दौर में जो देखने को मिल रहा है वो आंदोलनकारी सिर्फ सत्ता में स्थापित होने के लिए तैयार हो। अभी मैं देख रहा था कि जिला पंचायत की तैयारी के लिए आंदोलनों का सहारा क्या था, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, लेकिन वहां राजनीतिक चेतना नहीं थी। पंचायती राज के प्रति चेतना जगाने का काम नहीं था। वहां यह था कि मैं और मैं के साथ कि साहब मैं आंदोलनकारी हूं और मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ने आऊंगा तो आप मेरे को वोट। वो भले ही उस समय आप क्षेत्रवाद में आ जाए, सर आप पैसा इत्यादि इत्यादि जो चलता है सामान्य रूप से, तब लगता है कि ये कौन से आंदोलनकारी है जो चुनाव लड़ने के लिए भी उन्हीं हथकंडों को अपना रहे हैं जो हथकंडे वो राष्ट्रीय दल अपनाते हैं जिनके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। इस प्रकार की जो चीजें अभी विकसित हो रही हैं उनको लेकर चिंता होना स्वाभाविक है कि अब
कैसे आंदोलनकारी, किस प्रकार के आंदोलन आप चाहते हैं? अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों को देखें, उसकी बात अगर हम स्वतंत्र भारत में आके उत्तराखंड के आंदोलन को देखते हैं, तो वन आंदोलन 10 साल तक उत्तराखंड के अंदर चला, जिसमें एक छोटी घटना चिपको भी थी। कभी कोई पोस्टर नहीं था किसी आंदोलनकारी का, कोई फोटो नहीं था। मुद्दे थे, हम दीवारें रंग देते थे, सड़कें रंग देते थे, दीवारों में बड़ी बड़ी वॉल राइटिंग कर देते थे, अखबार चिपका देते थे दीवारों में, उसके ऊपर गेरुए से लिख देते थे, लेकिन उसमें ना तो किसी आंदोलनकारी का नाम होता था, सिर्फ मकसद होता था। वन आंदोलन के बाद अगर हम आते हैं, नशा नहीं रोजगार को आंदोलन, छात्रों का आंदोलन था उत्तराखंड राज्य के अंदर। नशा नहीं रोजगार आंदोलन का नेतृत्व संघर्ष वाहिनी कर रही थी, लेकिन किसी आंदोलनकारी की का पोस्टर कभी नहीं लगा, किसी आंदोलनकारी की तस्वीर कभी नहीं लगी। हाँ, वॉल राइटिंग कर देते थे हम, पूरे के पूरे कुमाऊं में, गढ़वाल में जाके दीवारों को लाल कर देते थे, गेरुए से लाल कर देते थे, लिख देते थे, नारे लिख देते थे, संघर्ष वाहिनी का नाम होता था, संगठन का नाम होता था, आंदोलन के मुद्दे होते थे, लेकिन किसी का चेहरा नहीं होता। पर आज सोशल मीडिया के जमाने में अगर आंदोलनकारी आंदोलन के मुद्दों को आप टटोलेंगे तो वो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन चेहरे मिल जाएंगे बहुत खूबसूरत नारों के साथ। पीसी तिवारी आज की तारीख में एक राजनीतिक दल के आदमी है, उसके बाद भी मैंने कभी पीसी तिवारी का फोटो एक राजनीतिक पोस्टर के रूप में कभी नहीं देखा। इतना बड़ा नैनीसार का आंदोलन, अगर मैं कहूं कि राज्य बनने के बाद भू कानून के लिए अगर कोई आंदोलन हुआ है, बड़ा आंदोलन, तो नैनीसार का आंदोलन था, जिसमें गांव के लोग जेल गए हैं और बड़ी संगीन धाराओं में हरीश रावत की सरकार ने जेलों में भेजा है साहब। कोर्ट आश्चर्यचकित हुई, ये धाराएं क्या लगी आंदोलनकारियों के ऊपर। खैर, लेकिन हमने कभी पीसी तिवारी का फोटो दीवार के पोस्टर पर नहीं देखा। मैं तो खैर इन पोस्टर की राजनीति को आंदोलन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश मानता हूं, षड्यंत्र मानता हूं। यदि कोई कहे मैं आंदोलनकारियों और पोस्टर दीवार में चिपकाता, तो समझ लो वो आंदोलन को धोखा दे रहा है। ये मेरा अपना मानना है। खैर, बिगड़ियों, आज की तारीख में उत्तराखंड को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जो आंदोलन जल, जंगल, जमीन और जीवन को केंद्र में रखकर संघर्ष कर सके। और यह आंदोलन तभी सफल होगा या स्थापित होगा जब आंदोलनकारी पूर्ण अध्ययन करना जानते होंगे। वह आंदोलनकारी ही आंदोलन को सही दिशा में आगे ले जा सकता है, जो 24 घंटे में कम से कम 3, 4, 5 घंटे पढ़ाई करता हो। एक नारा दिया था ना छात्र जीवन में, करो पढ़ाई लड़ने को, लड़ो समाज बदलने को। यदि आप साहित्य से भागते हैं, यदि आप किताबों से भागते हैं, यदि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ने से डरते हैं, यदि आप विचारधाराओं को नहीं समझना चाहते हैं, तो आप आंदोलनकारी नहीं। हाँ, आंदोलनों के लिए संकट जरूर हो सकते हैं। खैर बिगड़ियों, फिर